हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइन प्लस। प्रीवियस लेक्चर्स में फ्लूइड मैकेनिक्स का मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देखे, लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का मॉड्यूल 2। और मॉड्यूल 2 में हम स्टार्ट करेंगे जो है फ्लूइड स्टैटिक्स। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू द फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था, और पढ़ा था हमने जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया था, वो आप पीछे जा करके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हम स्टार्ट करने वाले फ्लूइड स्टैटिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स होता क्या है? तो पहले तो हमें ये जानना होगा फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है। तो स्टैटिक्स से आप जानते होंगे स्टडी, ठीक है, मतलब स्टडी मतलब रेस्ट, स्टैटिक, ठीक है, स्थिर अवस्था जो है रेस्ट। तो स्टडी ऑफ द फ्लूइड्स एट रेस्ट, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन द रिजिड बॉडी मोशन। तो जब हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है, ब्राह्म अवस्था में होता है, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन द रिजिड बॉडी मोशन। रिजिड बॉडी जब मोशन कर रही होती है उस कंडीशन में भी फ्लूइड जो होता है रेस्ट कंडीशन में होता है। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जान चुके हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट कंडीशन। तो कैसे रेस्ट कंडीशन क्या है भाई? तो रेस्ट कंडीशन में ये दो चीज़ें हो सकती हैं। जिस कंटेनर में या जिस भी बेसल में हमारा फ्लूइड रखा हुआ है, या तो वो बेसल रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, ये अपनी पहली कंडीशन है। बेसल या फिर जो हमारा कंटेनर है या फिर जो हमारी बाल्टी है, जो फिर हमारी कोई भी चीज़ है जिसमें हमारा वाटर रखा हुआ, वो रेस्ट कंडीशन में है। ओके, जब हमारा कंटेनर रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसमें रखी हुई चीज़ वो भी रेस्ट कंडीशन में होगी। तो कंटेनर अपना है, मान लिया कुछ इस टाइप का कंटेनर हम देख रहे हैं। ओके, ये हमारा कुछ कंटेनर है और उसमें ये फ्लूइड रखा हुआ, ये भी रेस्ट कंडीशन में है। तो वेलोसिटी ऑफ द कंटेनर इज 0 and as well as the velocity of the fluids in the container is also 0। तो कैसे 0 है? तो हम यहाँ पे कंटेनर में जो रखा हुआ फ्लूइड है उसमें देख सकते हैं कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी हम मानते हैं u है। ओके, तो वेलोसिटी u जो है x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में आप देख सकते हैं वो तो मूव नहीं कर रही है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है। विद डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, आपकी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो इसका मतलब क्या? u इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, y एंड z। सिंपल सी बात है ना। अगर हमारी फ्लूइड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x, y, z नहीं फ्लो हो रही है, नहीं हो रही है, ओके, सब विद रिस्पेक्ट टू x, y, z इज 0, इट मीन्स the velocity of fluid is not the function of x, y and z and as well as the not the function of time। ना टाइम के साथ चेंज हो रही, ना x, ना y, ना z डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है भाई? तो फ्लूइड अपना एब्सोल्युटली रेस्ट कंडीशन में है। और दूसरी कंडीशन अपनी ये हो सकती है, अभी हमारा कंटेनर की वेलोसिटी 0 थी, कंटेनर मूव नहीं कर रहा था, कंटेनर रेस्ट कंडीशन में था। अब हम मानते हैं कि अपना कंटेनर जो है वेलोसिटी ऑफ वेसल इज़ नॉट 0, 0 नहीं है। जैसे हम बात करें पेन में जो इंक रखी हुई होती है, ये हम कोई देख सकते हैं बाल्टी जो होती है, बकेट में हम पानी भर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो बकेट है, बकेट की वेलोसिटी इज़ u। तो जो बकेट की वेलोसिटी उसके साथ जो उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसमें हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी वही होगी। ओके, अगर हम पेन और इंक की बात करें तो हम अगर पेन लेकर के कहीं मूव करते हैं और उसके साथ उसकी इंक भी मूव करती है, तो वेलोसिटी ऑफ पेन इज v एंड द वेलोसिटी ऑफ द इंक इज आल्सो v। ओके, तो जब हम दोनों की वेलोसिटी को यहाँ पे कंपेयर करेंगे और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जैसे ही फाइंड करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स विच इज फिल्ड इन द बकेट आर द इंक इन द पेन। ओके, तो अगर हम बकेट की बात करें, बकेट में फ्लूइड रखा हुआ है, बकेट को लेकर के अगर कोई इंसान जा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्लूइड भी है, तो जिस वेलोसिटी से बकेट आगे की तरफ मूव करेगा उसी वेलोसिटी से फ्लूइड भी मूव करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बकेट एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स बोथ आर द सेम, देन वी कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी इन दिस कंडीशन।
द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, आप यहाँ पे b2 माइनस b1 कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर दें, डिफरेंस जैसे आप कैलकुलेट करेंगे फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी b हो जाएगी और द वेलोसिटी ऑफ द बकेट कह सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द अनदर पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड कह सकते हो, तो वो भी आपकी सेम है। तो आप यहाँ पे देखेंगे द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स इज 0। ओके, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन द फ्लूइड इज एट द रेस्ट कंडीशन। ओके, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में, यहाँ भी रिजिड बॉडी मोशन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, तो जो इस कंडीशन में जो स्टडी की जाएगी फ्लूइड की, ओके, तो इस सिचुएशन में जो फ्लूइड की स्टडी की जाएगी उसे हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। तो आइए हम एक बार और देख लेते हैं फ्लूइड एट रेस्ट होता कैसे है। जैसा कि अभी हमने बात की है कि जब हम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नॉट चेंजेस, जब नहीं चेंज हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो फ्लूइड वेलोसिटी डी ओवर डी एक्स, वेलोसिटी ऑफ द fluid with respect to x not changing is 0. Okay, velocity of fluid with respect to y with respect to z is not changing is 0 is a constant। तो हम क्या कह सकते हैं velocity gradient d over the dx, d over dy, d over dz, मतलब velocity gradient in the x y z डायरेक्शन यहाँ पे निकलेगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं d upon dt 0। तो फ्लूइड यहाँ पे पता चल गया कि फ्लूइड इज एब्सोल्युटली रेस्ट कंडीशन। तो हम देख सकते हैं फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन तो उस पर शियर स्ट्रेस, भाई शियर स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, शियर स्ट्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शियर स्ट्रेस का हम फार्मूला जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के थ्रू। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग दो जो है शियर स्ट्रेस क्या होती है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी ओपन डी वाई कह सकते हो कि शियर स्ट्रेस इक्वल टू द डायनामिक विस्कोसिटी इनटू द वेलोसिटी ग्रेडियंट डी ओपन डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट द बाई डायरेक्शन अगर डी ओपन डी वाई को लेंगे। अगर हम यहाँ से देख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन या डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी जेड, डी ओपन डी टी, डी ओपन डी वाई। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और हम अगर शियर स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन यहाँ पर देखेंगे तो हमारा फार्मूला शियर स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन आएगा म्यू डी ओपन डी एक्स। तो जब डी ओपन डी एक्स इज 0 रेस्ट कंडीशन है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एक्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन इन जेड डायरेक्शन ऑल आर द 0, तब शियर स्ट्रेस भी आपकी सभी डायरेक्शन में 0 होगी। ओके, टाउ एक्स, टाउ वाई और टाउ जेड भी यहाँ पे आपकी 0 होने वाली है। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ द फ्लूइड इज एट रेस्ट कंडीशन देन शियर स्ट्रेस एट ईच प्लेन इज 0, ईच प्लेन एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में 0 रहेगा। कह सकते हो देयर इज नो शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट कंडीशन। व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट कंडीशन तो क्या होने वाला है, शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा, वेलोसिटी 0 होगी, तब क्या होगा तो और उस पर क्या एक्ट कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं जब फ्लूइड अपना रेस्ट कंडीशन में होता है तो फ्लूइड स्थिर रहता है, तो उस पर कोई ना कोई ऊपर से फोर्स काम कर रहा होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इफ फ्लूइड इज एट द रेस्ट कंडीशन। केवल उस पर नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये फ्लूइड आप देख सकते हैं, अभी फ्लूइड देख सकते हैं जब फ्लूइड जो है रेस्ट कंडीशन में रहता है तो उस पर केवल ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, एक सराउंडिंग प्रेशर होता है। ठीक है, यही नॉर्मल स्ट्रेस होता है, सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसे हम पी एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, PATM बोलते हैं। यही एक नॉर्मल स्ट्रेस की तरह फ्लूइड पर एक्ट करता है। ओके, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे अपना बॉडी फोर्स बढ़ता जाएगा। हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि फोर्स में जो दो तरह के फ्लूइड में दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है सरफेस फोर्स, एक होता है बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्स के अंडर में हमने एडिशन और कोहेजन फोर्स को डिस्कस किया था, और बॉडी फोर्स इज द ग्रेविटी फोर्स। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाते हैं उसी हिसाब से जो है उसमें बॉडी फोर्स जिसे कहते हैं ग्रेविटी फोर्स बढ़ता जाता है। ओके, तो ऊपर जो हमने देखा है कि नॉर्मल स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है वो नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, वो एक तरह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है जब फ्लूइड अपना रेस्ट कंडीशन में होता है। तो ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग फ्लूइड एट रेस्ट, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू द प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी होगी।
तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है ये प्रेशर के बराबर होता है। तो प्रेशर ओके, तो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर को ही एक बार देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये आ सकता है कि आ जाता है कि प्रेशर आपको कैलकुलेट करने के लिए ना बोले तो हो सकता है कि नॉर्मल स्ट्रेस पूछ लिया जाए। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो प्रेशर का मतलब होता है प्रेस मतलब दबाना। ओके, प्रेशर का मतलब प्रेस दबाना। तो प्रेशर की डिफिनीशन क्या होगी भाई, तो एक तरह से हम दे सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को दबा रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, तो उसमें एक फोर्स, हम उस समय एक स्ट्रेस लगा रहे होते हैं, तो वो कौन सा होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होता है। ओके, तो प्रेशर की अगर हम डिफिनीशन देखें, प्रेशर इज नथिंग बट इट इज़ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अगर आप ये कहेंगे प्रेशर के लिए कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, अगर आप कहें फोर्स पर यूनिट एरिया तो आपकी डिफिनेशन गलत होने वाली। आप लेंगे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करें, देखिए ये अपना फोर्स हमने इंक्लाइंट लगा दिया है और एरिया ये है। अगर आप फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करेंगे तो ये रेस्ट कंडीशन में आपका नहीं रह पाएगा क्योंकि ये इंक्लाइंट फोर्स है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, तो ये इंक्लाइंट फोर्स है। अगर आप कहें इसके जगह पे, अगर आपको दिखाना है प्रेशर क्या होता है, तो आपको इसका ये जो फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ओके, ये थीटा है तो आपको एफ साइन थीटा ये लेना पड़ेगा। अब आप एफ साइन थीटा को एरिया से डिवाइड करके यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ द प्रेशर, इट इज़ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। हम आगे बढ़ेंगे कि जब हम एरिया की बात करते हैं एक स्मॉल स्केल पर, जब एरिया लेते हैं तो एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जब हम छोटे से एरिया, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया की बात करते हैं, तब वहाँ पर वो जो एरिया होता है वो वेक्टर कंसीडर किया जाता है। तो वेक्टर कैसे कंसीडर किया जाता है, चलिए एक बार हम इसका प्रोडक्ट लेकर के देख लेते हैं। हम कुछ इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ओके, तो हमने यहाँ पे ये छोटा सा एरिया लिया है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसे हमने ए आई वेक्टर, ए जेड, ए जे वेक्टर में दिखाया है। ये 2D हमने इसका लिया है और डायग्राम। ओके, तो हम इसको थीटा इक्वल टू द 90, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर एरिया कंसीडर किया है। अब इसका आप एक तरफ स्केलर प्रोडक्ट और एक तरफ वेक्टर प्रोडक्ट, अगर हम इधर वेक्टर की बात करेंगे और इधर हम स्केलर की बात करेंगे, तो ए आई क्रॉस ए जे, इधर में ए आई डॉट ए जे की बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे बात करें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू जब 90 रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होने वाली है। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू 0 आने वाली और यहाँ पे वैल्यू ए स्क्वायर आने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमने प्रूव कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब जब हम इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया की बात करते हैं, ओके, जब हम बहुत से छोटे एरिया की बात करते हैं तब एरिया जो है इस वेक्टर कंसीडर किया जाता है। जब बड़े एरिया की बात करते हैं तब स्केलर होता है। तो अभी हम प्रेशर की डिफिनीशन देख चुके हैं। प्रेशर इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ये भी कभी कभी डिफिनीशन हो जाती है। प्रेशर अपनी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। तो हम प्रेशर की यूनिट्स क्या क्या हैं, प्रेशर की दो तरह की यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स और नॉन एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स में क्या क्या है, एसआई यूनिट्स में हम देखेंगे और सीजीएस यूनिट भी देखेंगे और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड वाली भी यूनिट देखेंगे। तो एसआई यूनिट पहले हम देख लेते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में अगर हम जाएं तो प्रेशर इक्वल टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। और सीजीएस अगर यूनिट की बात करेंगे, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, ओके सॉरी, सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में होती है डाइन। ओके, और एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी सीजीएस सिस्टम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नॉन एसआई यूनिट्स होती हैं प्रेशर की, कुछ नॉन एसआई यूनिट्स होती हैं। तो पहली तो यूनिट होती है बार, नॉन एसआई यूनिट पहली होती है बार। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। ओके, तो 1 किलो पास्कल इक्वल टू होता है 1000
1 किलो पास्कल इक्वल टू होता है 1000 पास्कल, तो आप यहाँ से 1 बार इक्वल टू द 100 किलो पास्कल बोल सकते हैं। तो और दूसरी यूनिट है वो है टॉर। तो टॉर क्या है? टॉर इज द गिवन बाय द टॉरिसेली साइंटिस्ट इन द 1644। तो 1 टॉर इक्वल टू द 1 mm ऑफ द Hg। तो 1 mm ऑफ Hg हम बोल सकते हैं। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा होता है बैरोमीटर से मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है 760 mm ऑफ Hg में, ठीक है। तो 1 mm ऑफ Hg कितना हो जाएगा? तो 1 mm ऑफ Hg कुछ इस तरह से होगा, 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू द 1 PATM अपॉन द 760। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है हम रख दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है आप यहाँ नीचे दे सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.103 kPa या 1.013 बार। ओके, तो अगर हम एटीएम की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे कुछ, आप यहाँ से ये देख सकते हैं 1.760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमने यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे जब रख दी है 101.3 अपॉन 760 जब हमने किया है, तो यहाँ पे 0.13328 किलो पास्कल वैल्यू आई है 1 टॉर की। ओके, तो पास्कल में अगर लेंगे तो 132.28 पास्कल आ जाएगी वैल्यू 1 टार की। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फुट पाउंड सेकंड में जब हम कभी जाते हैं अपने टायर्स में, जो होते हैं टायर्स में जब हम हवा भरवाने के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पे एक देखते हैं एक गेज लगा हुआ था, मीटर लगा हुआ था। वहाँ पे हम जो है देखते हैं कि किस में प्रेशर को मेजर किया जाए। वहाँ पे प्रेशर को मेजर किया जाता है PSI में। PSI की फुल फॉर्म होती है फुट पर स्क्वायर इंच। तो फुट पर स्क्वायर इंच की बात करें तो हम फुट पाउंड सेकंड में चले जाते हैं। ओके, ये फुट पाउंड सेकंड जो है अपना यूनिट, फुट पाउंड सेकंड में प्रेशर की यूनिट क्या होती है? वो होती है पाउंड पर स्क्वायर इंच। 1 पाउंड इक्वल टू होता है 453 ग्राम। तो 1 PSI की वैल्यू क्या होती है? तो 1 PSI की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 6894.76 पास्कल। 1 PSI इक्वल टू 6894.76 पास्कल ये वैल्यू होती है। अगर हम 1 पास्कल इक्वल टू निकालेंगे तो 0.000145 PSI निकलेगा। तो यहाँ से हमने ये फुट पाउंड सेकंड जो होता है ब्रिटिश यूनिट होती है, किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच को। ओके, तो इतनी यूनिट्स काफ़ी है जो है प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। तो यहाँ से हमने पढ़ा है कि जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है तो उस पर ना तो शियर स्ट्रेस एक्ट करता है, ना ही उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई जेड चेंज होती है। शियर स्ट्रेस इन डायरेक्शन एक्स बाई जेड भी 0 होती है, किसी भी तरह की शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं होती। तो हम यहाँ से देख सकते हैं प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है तो वहाँ पे केवल नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर, एंड प्रेशर इन द कंप्रेसिव नेचर। प्रेशर कंप्रेसिव नेचर में होता है क्योंकि वो हमेशा दबाने की कोशिश करता है। ओके, अब हम यहाँ पे इतना पढ़ चुके हैं, अब हम आगे मूव करेंगे जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द प्रेशर। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर को डील करने से पहले हम यहाँ पे जानेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हम पहले देख चुके हैं 1.01, हम पीछे वैल्यू देख चुके हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या थी? 1.013 बार होती है, ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर कितने टाइप के होते हैं? प्रेशर होते हैं 3 टाइप के। तो पहला तो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। दूसरा होता है गेज प्रेशर, तीसरा होता है वैक्यूम प्रेशर। ओके, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना है, ठीक है। जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं इसमें प्रेशर एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? और एब्सोल्यूट प्रेशर 0 होता है तो क्यों होता है? चलिए हम इसको भी देखने वाले हैं। इसके लिए हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस पढ़नी होगी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम ज़्यादा डीपली तो डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं,
ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा कि हमारी गैसेस वायुमंडल में क्यों रहती हैं। अगर हमारी गैसेस की वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर दैन द एस्केप वेलोसिटी, तो हमारी गैसेस की अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी गैसेस वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे, जो दोबारा वापस नहीं आएंगे, प्लेनेट से बाहर निकल जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब प्लेनेट से बाहर गैस निकल गई तो वहाँ पे कोई गैस ही एग्जिस्ट नहीं करे, जब गैस एग्जिस्ट नहीं करे तो वहाँ प्रेशर किस बात का। तो यही काइनेटिक थ्योरी ने बताया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यही है कि जब हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस जो होते हैं जब एक दूसरे टकराते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, तो वो एक फोर्स एग्जिस्ट होता है। जब फोर्स जो एग्जर्ट होता है वही प्रेशर कहलाता है। जब हम देखेंगे कि जो स्पेस होता है, स्पेस में जब कोई गैस ही नहीं होंगी, जब गैस नहीं होंगी तो एक दूसरे से कोलिजन नहीं होगा, जब कोलिजन नहीं होगा तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, तब वहाँ पे प्रेशर जीरो होता है। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। स्पेस में एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी गैसेस नहीं होती हैं। और अपने अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में बहुत तरह की गैसेस होते हैं जो आपस में कोलिजन करती रहती हैं। जो कोलिजन करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन होता है जिसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है। तभी तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है वो 1.01325 बार है। ओके, तो हम प्रेशर ऑफ द आउटर स्पेस इज जीरो बिकॉज देयर इज नो मीडियम, इसीलिए अपना एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हम देख सकते हैं क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज अ प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो। जो एब्सोल्यूट जीरो से प्रेशर मेजर किया जाए उसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, नंबर ऑफ गैसेस से मिलकर अपना एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो जो गैसेस कोलिजन करती हैं तो उसी की वजह से जो प्रेशर आता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। और प्रेशर जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कैसे मेजर किया जाता है, ये बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड बाय द बैरोमीटर एंड इट मेजर्स अबव द पी एब्सोल्यूट। ओके, तो हम यहाँ से एक डायग्राम देखने वाले हैं। हम यहाँ से देख चुके हैं एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारा बचा हुआ है गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। तो गेज प्रेशर को देखने के लिए हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, ये हमने पी एब्सोल्यूट जीरो की लाइन बना रखी है और दूसरा हमने प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे एब्सोल्यूट जीरो, ये तो अपना डेटम हो गया है और ये अपना रेफरेंस लाइन हो गया है प्रेशर एटीएम। अगर हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर अगर मेजर करेंगे तो हम उसे बोलेंगे गेज प्रेशर। तो हम इसे बोलेंगे गेज प्रेशर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर अगर मेजर करेंगे तो हम उसे बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। ओके, तो अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर के थ्रू अगर इस गेज प्रेशर को मेजर करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लेना होगा प्लस पी गेज भी लेना होगा। अगर हम यहाँ से वैक्यूम प्रेशर को अगर मेज़र करेंगे कुछ इस तरह से जो आ रहा था और ये अपना बेस लाइन था, तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसे मेजर कर सकते हैं। तो हमें ये पूरा प्रेशर एटीएम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर को घटाना पड़ेगा तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा उस सिचुएशन में। तो गेज प्रेशर मेजर्स अबव द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर मेजर्स बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम मूव करेंगे पास्कल्स लॉ पे। हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स को देखा है। हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, तीनों टाइप के प्रेशर्स को यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम मूव करेंगे जो अपना एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, पास्कल्स लॉ। कभी कभी ये पास्कल लॉ सिविल एसएससी जेई के मेंस में भी पूछ लिया जाता है। अगर सिविल मैकेनिकल की बात करें तो एसएससी जेई के मेंस में पूछ लिया, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि जो पास्कल्स लॉ है इसके जो स्टेटमेंट हैं, इसके स्टेटमेंट वेरियस कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। तो हम पास्कल लॉ को देखने वाले, प्रेशर एट अ पॉइंट इन द फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो ये क्या कर रहा है स्टेटमेंट, अगर देखिए ये फ्लूइड है, फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है। ओके, ये फ्लूइड अपना रेस्ट कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, कहीं पे भी जो प्रेशर लग रहा है वो सेम होगा इन ऑल डायरेक्शंस में। ओके, वो सेम होगा इन ऑल डायरेक्शन में। तो ये है पास्कल्स लॉ। तो चलिए हम यूनिवर्सिटी एग्जाम और एसएससी जेईई मेंस पर्पज़ के हिसाब से हम इसको जो है थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कंटेनर दिखाया गया है, इस कंटेनर पे आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन जो है ना,
एक्स वाई और जेड डायरेक्शन जो यहाँ पे दी हुई है। तो एक्स डायरेक्शन में प्रेशर पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इस स्टेटमेंट के हिसाब से पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड होना चाहिए। ओके, अब हम इसके सोल्यूशन के लिए जो है इसका डेरिवेशन अगर करें तो उसके लिए हमें बेज शेप्ड एक डायग्राम लेना होगा। तो बेज शेप्ड हमने कुछ इस तरह का डायग्राम ले लिया है। ओके, कुछ इस तरह का ये जो डायग्राम कुछ हम इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे। तो आप यहाँ पे एक एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा पी एक्स, वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा पी वाई, इधर से हमने एक कोई फोर्स लगा दिया पी जेड लगा दें या फिर केवल पी लगा दें। ओके, तो आप इधर से इसका एक कंपोनेंट ये देखेंगे, इसका एक कंपोनेंट आप यहाँ पे ये दे सकते हैं। यहाँ से देखिए इसने थीटा का एंगल बनाया, तो यहाँ पे पी जेड डी एस कॉस थीटा यहाँ पे जाएगा और इधर पी जेड साइन थीटा जाएगा। ओके, तो यहाँ धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो मान सकते हैं। और वेट ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू आप देखिए वेट क्या होता है, पहले तो वेट से पहले हमें मास देखना हो। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वेट इक्वल टू द यूनिट वेट इनटू द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए आप डायग्राम, ये डी वाई है, ये डी एक्स है। ठीक है, तो 1/2 डी वाई इंटू डी एक्स, 1/2 डी वाई इंटू डी एक्स इंटू द थिकनेस हम मानते हैं यूनिटी 1। तो यहाँ से अपना वॉल्यूम निकल जाएगा 1/2 डी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1। ओके, तो डी डब्ल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं रोज 1/2 डी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1। ठीक है, फ्लूइड अपना रेस्ट कंडीशन में, तो क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, जब फ्लूइड अपना भाई रेस्ट कंडीशन में होगा तो वहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस इज जीरो। तो एक्स डायरेक्शन जो फोर्स होंगे और जो वाई डायरेक्शन फोर्सेस होंगे उनका समेशन जीरो होगा। तो उस पर जाने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ये देख लेते हैं कि ये देखिए ये इधर अपना डी एक्स है और ये जो डी एस दे रखा है। ओके, हमने इसे डी एस कंसिडर किया और ये इधर जो डी वाई जो दे रखा है। ओके, ये दिस इज रॉन्ग। ये जो लेंथ दे रखी ये है डी वाई और ये इधर है डी एक्स। ओके, 1 मिनट, ये डायग्राम ये डी वाई है और ये डी एक्स है और ये डी एस है। तो यहाँ से अगर हम ये थीटा हमने कंसीडर कर लिया, अब यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपान द हाइपोटेनस। तो यहाँ से डी वाई ऊपर द डी एस जाएगा। ओके, और अगर हम दूसरी बात करें कॉस थीटा की वैल्यू तो वो जाएगा डी एक्स अपान द डी एस। ओके, तो आप दोनों वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या गई है और ये साइन थीटा की वैल्यू डी एक्स अपान द डी एस और ये डी वाई अपान द डी एस। अब हम यहाँ से देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स डायरेक्शन जो फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू हम देख लेंगे। एक्स डायरेक्शन कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन फोर्स एक पी एक्स लग रहा है। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू जो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वो है पी एक्स इंटू 1 इंटू द डी वाई। ओके, ये है। और दूसरा आप इधर से अगर देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में ये देखा जा रहा है पी इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ओके, जब हम इनको यहाँ पे करेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, दिस इज रॉन्ग थोड़ा। ये देखिए ये कुछ तीर इस तरह से आएगा, फिर ये एरो इस तरह जाएगा, कुछ ये एरो इस तरह से जाएगा। यहाँ से P इंटू डी एस इंटू द कॉस थीटा करेंगे। ओके, अब आप यहाँ से देख सकते हैं हमने समेशन किया है, तो जो इस डायरेक्शन में था उसको हमने पॉजिटिव लिया है, जो अपोजिट डायरेक्शन था उसे नेगेटिव लिया है। तो ये आप देख सकते हैं पी एक्स इंटू द डी वाई माइनस पी इंटू डी एस इंटू द कॉस थीटा इक्वल टू द जीरो। पी एक्स इंटू द डी वाई इक्वल टू पी डी एस और कॉस थीटा को हमने लिख दिया डी वाई ऊपर द डी एस। कॉस थीटा इज द डी वाई ओवर द डी एस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डी वाई से अपना डी वाई कट गया, डी एस से अपना डी एस कट गया, पी एक्स इक्वल टू द पी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। ओके, हम इक्वेशन 1 डाल दी। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो फोर्सेस आए हैं अपने वाई डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पे देखेंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू द जीरो।
ठीक है। तो अपना एक फोर्स पी वाई डायरेक्शन में ये जा रहा है, पी वाई डायरेक्शन में ये जा रहा है, और दूसरा कुछ इस तरह से नीचे आएगा। ओके, और साथ में एक तीसरा फोर्स आएगा, वो अपना है वेट डी डब्ल्यू, जो भी हमने ये कैलकुलेट किया है। ओके, अब हम यहाँ से इन तीनों फोर्सेस को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हमने यहाँ पे ये तीनों फोर्सेस को लिया है, P इंटू द डी एक्स माइनस वन इंटू वन, वन इज द यूनिट थिकनेस, पी डी एस इंटू द साइन थीटा, ये नीचे की तरफ जो आ रहा था, ठीक है। और ये जो वेट जो है ये भी अपना डाउनवर्ड आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डी एक्स और डी वाई इज़ वेरी स्मॉल। जब ये दोनों वेरी स्मॉल है तो उनका प्रोडक्ट तो भाई बहुत ही स्मॉल होगा ना, प्रोडक्ट विल वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम बचे हुए ये पोर्शन और इस पोर्शन, दोनों पोर्शन को कंसीडर कर लेते हैं। जब दोनों पोर्शन को हम इधर लाएंगे तो P बाई इंटू द डी एक्स, P बाई इंटू द डी एक्स, P इंटू द डी एस इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू डी एक्स अपन डी एस, तो डी एस से डी एस गए, डी एक्स से डी एक्स, पी बाई इक्वल टू द पी। तो हमने भाई यहाँ से क्या देखा, तो उसे पी बोल सकते हैं, पी जेड बोल सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू द पी बाई इक्वल टू द पी। तो यहाँ से हमने एक 2D एलिमेंट लिया था, हम 3D एलिमेंट लेकर के भी इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू है पी एक्स इक्वल टू द पी वाई इक्वल टू द पी जेड, पी जेड इक्वल टू द पी आ जाएगी यहाँ पे सब वैल्यू। ओके, तो thus we can say here the normal stress at rest in the fluid is same in all direction. प्रेशर कह सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हो, इज एट रेस्ट इन द फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, इतनी कैलकुलेशन के बाद हमने ये देखा है कि प्रेशर जो है या नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो फ्लूइड अगर रेस्ट कंडीशन में तो सेम होगा सभी डायरेक्शंस में। अब हम यहाँ से दूसरे लॉ पे बात करते हैं, वो है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द प्रेशर। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द प्रेशर क्या है, तो चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि जैसा अभी हमने पास्कल्स लॉ को पढ़ा है, तो हम ये देख रहे हैं कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है दिया हुआ, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, और ऊपर से पिस्टन के थ्रू हमने इस पर लोड लगाया हुआ, प्रेशर लगाया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, प्रेशर एट ए ड्यू टू द वेट ऑफ फ्लूइड प्लस एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर एट बी ड्यू टू द वेट ऑफ द फ्लूइड प्लस एक्सटर्नल प्रेशर पी। तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अपना सेम होने वाला है। ओके, तो अगर हम हाइड्रोलिक जैक के अगर कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, देखिए ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं, ये देखिए ये जो बड़ा वाला पोर्शन है जिसपे हम रख के कोई भी चीज़ को उठाते हैं इसे बोलते हैं रैम, और इसे बोलते हैं पिस्टन या प्लंजर। तो हाइड्रोलिक जैक का प्रोसेस आप देखते होंगे गाड़ियों को उठाने के लिए, या फिर जो कुछ ऐसी ट्राली जाती हैं, जेसीबी आती हैं, तो उसमें हाइड्रोलिक जैक का यूज़ किया जाता है। जैसे जेसीबी होती है, डिगर्स होते हैं, ठीक है, ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस तरह साइड में जो एरिया था, ठीक है, दिस इज द A1, दिस इज द प्रेशर P। तो हम यहाँ से P इक्वल टू क्या कर सकते हैं, F1 अपॉन A1। तो देखिए आप दूसरी तरफ रैम का एरिया कुछ ज़्यादा लग रहा है, दिस इज द A2। तो आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पे F2 अपॉन द A2 आपको कुछ मिलने वाला है। आपको जो पिस्टन की तरफ जो प्रेशर है और दूसरा रैम में जो प्रेशर मिलने वाला, आप एरिया देख रहे होंगे, आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है प्रेशर, क्योंकि A1 इज लेस देन द A2। लेकिन हमारा भाई अभी हमने पास्कल लॉ पढ़ा, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि P1 इक्वल टू द P2। तो जो है पिस्टन पे जो लगने वाला प्रेशर और जो रैम पे लगने वाला प्रेशर दोनों सेम होंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं F1 अपॉन A2 इक्वल टू द F1 अपॉन A1 इक्वल टू द F2 अपॉन A2, कुछ ये आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये कुछ देख सकते हैं, A2 अपॉन A1 इक्वल टू द F2 अपॉन F1। बट हम जानते हैं कि भाई A2 अपॉन A1 इज ग्रेटर देन द 1, लेकिन यहाँ पे प्रेशर सेम है,
कम फोर्स लगाकर ही, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सेम लगने वाला है, इसीलिए हम कम फोर्स लगाकर ज़्यादा फोर्स को उठा पाते हैं। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। अब हम मूव करेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ अपना क्या होने वाला है, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ को यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई कंटेनर बना लिया है, ये कंटेनर है हमारा, और इसमें हमने एक छोटा सा कोई भी ले लिया, सैंपल ले लिया है, छोटा पोर्शन ले लिया वाटर का। हम यहाँ से देखते हैं एक्स वाई, ये वाई है और ये जेड है। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0 एंड द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ वाटर इज डी ए। जो हमने वाटर का छोटा सा जो सैंपल हमने लिया है उसकी थिकनेस है डी जेड, और हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर लगने वाला है पी प्लस डी जेड, पी जेड प्लस डी जेड। ओके, और यहाँ पे पी जेड, पी इंटू जेड आएगा। तो ये जो प्रेशर है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा है टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज में आप जैसे ही पढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, जब हम टेलर सीरीज को पढ़ते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा टेलर सीरीज, तो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का होता है। ओके, टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कुछ इस टाइप, एफ डैश एक्स कर देंगे तो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स आएगा। तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन लगाने के बाद जो हमारी प्रेशर की वैल्यू दूसरे सेक्शन पे आएगी वो आएगी पी जेड प्लस डेल पी जेड अपन डेल डी जेड इंटू डी जेड, और अपना एरिया ये चल ही रहा है, एक प्रेशर फोर्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये अपना प्रेशर है, जेड डायरेक्शन में प्रेशर पी जेड है। ओके, और जब एरिया से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर फोर्स। ओके, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल ही प्रेशर दोनों लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिग्मा एफ बाई इक्वल टू द 0 को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिंपल मैकेनिक्स को लगा करके जैसे ही हम इसे अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। दिस इज द प्रेशर एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द वेट ऑफ वाटर। जो वेट ऑफ द वाटर है, जो हमने सैंपल लिया है वो, और ये साथ में जो हमने फ्लूइड एलिमेंट लिया है उसका ये वॉल्यूम है। और हम ये नीचे देख सकते हैं जो दूसरी साइड में जो प्रेशर था पी जेड प्लस डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इंटू एरिया, जो दूसरी साइड में जो अपना प्रेशर फोर्स था। तो हम जब इसमें डी ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पी डी जेड इंटू पी जेड डी ए, ये अपना कट जाएगा। और आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि डी ए इंटू डी जेड, जब हम इसको 0 की उस साइड ले जाएंगे तो आप कुछ ये सेक्शन यहाँ पे ये स्टेप देखेंगे, तो यहाँ से डी ए और डी ए कट जाएगा, डी जेड भी कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या बचने वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं डी पी जेड अपॉन डी जेड अपॉन गामा। गामा कह सकते हो, गामा इक्वल टू द रो जी होता है, वो कह सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर along the depth या along the z direction is equal to the density of fluids. Okay, rate of change of pressure along the depth is equal to the density, नहीं ये weight density है, this is a weight density of fluid. Okay, जब हम ये जो प्रेशर जो है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा है, ये जो प्रेशर आप देख सकते हैं, ये जो प्रेशर हमने दिखाया है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड कंडीशन में दिखाया है, जब हम तभी अपनी वैल्यू डी पी अपॉन डी जेड की वैल्यू गामा आई है। वर्टिकली बेसिकली एक्चुअल ये होता क्या है, ये वर्टिकली अपवर्ड लिया जाता है। जब वर्टिकली अपवर्ड लिया जाता है तो यहाँ पे माइनस आता है। ओके, जब हम इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तब यहाँ पे अपना माइनस में ये वैल्यू आएगी। दिस इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। और ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाउनवर्ड लिया, इसीलिए अपना गाम डी पी पर डी जेड इक्वल टू द गामा आया है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। जब हम यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक बार ईएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, डी पी पर डी जेड इक्वल टू द माइनस गामा, कुछ इस तरह से था। एक बार प्लस गामा पूछा गया था, तो प्लस गामा वाला कॉन्सेप्ट इसने ये ऑप्शन को सही नहीं बोला था, बल्कि डी पी अपन डी जेड इक्वल टू द माइनस गामा इसे ही कंसीडर किया था।
लेकिन हम जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हम इसको नहीं लेंगे, माइनस गामा वाली कंडीशन नहीं लेंगे, प्लस गामा ही लेंगे। लेकिन जब हम कभी कभी जब हम क्वेश्चंस को अपेयर कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे हमें dp/dz इक्वल टू तो माइनस गामा ही लगाना। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करें तो dp/dz इक्वल टू प्लस गामा कैलकुलेट, जब तक जेड डायरेक्शन को वर्टिकली डाउनवर्ड ना बोले तब तक हमें बस यही फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, एक्सप्रेशन इज़ द करेक्ट। तो हम यहाँ से देख चुके हैं dp/dz इक्वल टू गामा। ओके, तो अगर हम फुल लेंथ की अगर बात कर दें, ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं dp/dz इक्वल टू द गामा आया है। अगर हम पूरे एरिया की बात कर दें, ए तक जाएंगे और इधर हम पूरा एच तक जाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, तो यहाँ प्रेशर निकलेगा अपना गामा इंटू एच, गामा इंटू एच। तो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे तो गामा एच प्लस प्रेशर एटीएम ले लेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं लेंगे तब जो हम ये जो निकालेंगे तो ये गेज प्रेशर होगा। ओके, जो मैनोमीट्रिक डिवाइसेस होती हैं, जो गेजेस होते हैं, उनसे जो प्रेशर मेजर किया जाता है वो गेज प्रेशर ही होता है। तो आप यहाँ से क्या देख चुके हैं, P इक्वल टू द रो जी एच को जो हमने देखा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अभी तो हम बात कर रहे थे एरिया की, लेकिन अब हमें यहाँ देखने के बाद पता चला कि एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है प्रेशर। प्रेशर चेंजेस अलोंग द डेप्थ, प्रेशर चेंजेस अलोंग द डेप्थ, जेड डायरेक्शन में चेंज होता है प्रेशर, या डेप्थ के हिसाब से प्रेशर चेंज होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को क्या बोला जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया हुआ है, कुछ इस तरह का। आप ये फ्रस्टम ले लीजिए, यहाँ पे सिलेंडर ले लीजिए, कुछ और ये डायग्राम ले लीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे वाटर अगर यहाँ तक भरा हुआ, वाटर अगर यहाँ तक भरा हुआ, ठीक है, तो आप अगर प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है, ये हाइट h है, सेम हाइट तक अगर वाटर भरा हुआ है h, सेम हाइट h, सेम हाइट तक अगर वाटर भरा हुआ, तो हम मानेंगे कि प्रेशर इज सेम इन ऑल सेक्शंस और इन ऑल डायग्राम्स। ठीक है, जब सेम हाइट तक वाटर भरा हुआ तो उसका मतलब प्रेशर सेम है सभी में, लेकिन फोर्स इज़ नॉट सेम, प्रेशर फोर्स इज़ नॉट सेम, क्योंकि इस डायग्राम के अगर एरिया की बात करें, ए है, इसकी डायग्राम के एरिया A2, इसकी डायग्राम के एरिया A3, तब यहाँ पे जो है प्रेशर फोर्स इज़ नॉट सेम, क्योंकि फोर्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं, P अपॉन एरिया A1, बट अपन आवर प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायग्राम्स, इन ऑल शेप्स इन विच फ्लूइड आर फिल, लेकिन प्रेशर फोर्स इज नॉट सेम। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रेशर फोर्स का था प्रेशर इनटू एरिया। ओके, प्रेशर फोर्स इज द प्रेशर इनटू एरिया। तो हमने यहाँ से देखा है कि फ्लूइड एट रेस्ट में जो है हमने इतना पढ़ चुके हैं अभी कि, तो अभी हमने देखा फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन में जो है पास्कल्स लॉ देखा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ देखा है, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी देखा, और साथ में अगर बात करी जाए तो अभी हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी देखा है, और टाइप्स ऑफ द प्रेशर एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रेशर हमने देखी, यूनिट्स ऑफ द प्रेशर को भी डील किया। लेकिन हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, अभी हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि इस जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, ओके, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन तो फ्लूइड मूव कैसे करता है। ओके, जब फ्लूइड अपना रेस्ट कंडीशन तो फ्लूइड मूव कैसे करेगा। तो फ्लूइड को मूव करने के लिए देखिए, फ्लूइड रेस्ट कंडीशन है तो फ्लूइड को मूव करने के लिए हमें चाहिए प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर ये होगा और यहाँ पे ये P है और ये P है, ठीक है। तो P1 P2 तो हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है प्रेशर को, ठीक है, फ्लूइड को मूव करने के लिए। और लेकिन हम ये भी देखेंगे भाई मूव कब तक करेगा प्रेशर, प्रेशर मूव कब तक करेगा, नहीं फ्लूइड मूव कब तक करेगा, फ्लूइड मूव तब तक करेगा जब तक दोनों तरफ का प्रेशर सेम नहीं हो जाए, जब तक दोनों तरफ की हाइट सेम ना हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सेक्शन पे प्रेशर PA है और यहाँ पे प्रेशर PB है। अब यहाँ पे प्रेशर फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम देख लें प्रेशर डिफरेंस तो मिल रहा है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा प्रेशर फोर्स इस बॉटम से और इसकी साइड वॉल से रजिस्ट हो रहा है।
ओके, अगर हम यहाँ पे छोटा सा होल कर देंगे तब क्या होगा, तब अपना वाटर इस होल से निकलने लगेगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तक की तरफ हमारा वाटर जाने लगेगा। और ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा डायग्राम कि इस तरफ और इस तरफ एक छोटी सी हमने ये पाइप लगा दिया है। हम यहाँ देखें, यहाँ पर प्रेशर P है और यहाँ पे प्रेशर P भी है, और वाटर अपना फ्लो करना शुरू कर दिया है। और ये फ्लो कब तक करता रहेगा, जब तक दोनों तरफ का प्रेशर सेम ना हो जाए। दोनों तरफ की हाइट जब सेम हो जाएगी तो प्रेशर डिफरेंस ज़ीरो। जब प्रेशर डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तब फ्लो करना बंद कर देगा। ओके, थैंक यू। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।